देश के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र। कभी पता नहीं चला, ये मुझे पता था कलकत्ता का पूरा एड्रेस दिखाए थे। और देश के सबसे बड़े गद्दार, भारत में पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट। एक बड़ा खुलासा। सनसनी में आज कहानी देश के खिलाफ सबसे बड़े षड्यंत्र की, पाकिस्तान में रची एक खतरनाक साजिश की और उस साजिश को अंजाम देने में जुटे देश के गद्दारों की। सबसे पहली दास्तान भारत में पकड़े गए उस पाकिस्तानी एजेंट की, जिसके खुलासे ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। घर के इन बिखरे हुए सामानों की तरह ही आसमां की जिंदगी भी बिखर गई है। क्या सोचा था और क्या हो गया। गर्भ में 8 महीने का बच्चा पल रहा है और सामने है पति की वो खौफनाक हकीकत, जिसने इसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। बिहार के आरा जिले की रहने वाली आसमां ने 2.5 साल पहले ही मोहम्मद कलाम नाम के एक शख्स से शादी की थी, लेकिन अब पता चला है कि वो कलाम नहीं, पाकिस्तान का रहने वाला मोहम्मद एजाज है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का वो खतरनाक जासूस जो बेहद ही खूंखार इरादों से भारत को तबाह करने के लिए आया था, लेकिन किसी तरह ये जानकारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लग गई और फिर उसका खेल खत्म हो गया। वो पकड़ा गया। जब शादी हुई थी तो पता नहीं चला आपको कि पाकिस्तान का एजेंट है? बिल्कुल नहीं पता चला। वो तो हमें दिखाए थे कलकत्ता का आधार कार्ड पहचान पत्र, हमने सोचे कलकत्ते के। आसमां की माने तो वो एजाज की हकीकत से अनजान थी। वो तो उसे कलाम के तौर पर जानती थी, वही कलाम जो कोलकाता से कपड़ा बेचने उसके गांव आया जाया करता था और उसी दौरान उसका परिवार उसके धोखे के जाल में फंस गया। धोखा भी ऐसा कि आसमां के पिता ने एक पाकिस्तानी एजेंट को ही अपनी बेटी का हाथ सौंप दिया। कलकत्ता से एक बाबर नाम के आदमी आते थे, वो मेरा रिश्तेदार थे, नाड़ी के रहने वाले थे, बिहार के ही। तो वो बोले कि बराबर आते थे मेरे गांव में कपड़ा बेचने के लिए और किराए पे रहते थे, एक रूम 300 रुपये में लेकर के। वो बोले कि मेरे पास एक लड़का है और ये बच्ची की शादी उसे कर दीजिए, अच्छा लड़का है वो और कंप्यूटर चलाता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं गांव में पंच बुला करके और अपना बच्ची को निकाह उसके साथ कर दिया। आसमां के पिता के मुताबिक खुद को कलाम बताकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट एजाज ने इनकी बेटी की दुनिया उजाड़ दी। वो खुद को कोलकाता का रहने वाला एक अनाथ लड़का बताता था, लेकिन अब उसकी हकीकत से इनकी जिंदगी में भी तूफान आ गया है। बहुत बड़ा कलेजा पर पत्थर गिर चुका है। तो हमको लगा कि हम गलत जगह पे लड़की के फंसा दिए। बिहार के आरा जिले में रहने वाले आसमां के पिता खुद को अपनी बेटी का कसूरवार मानते हैं, जिन्होंने अनजाने में ही एक पाकिस्तानी जासूस से आसमां की शादी करवा दी और अब इस धोखे के लिए वो एजाज को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते हैं। वो पाकिस्तानी निकला तो आतंकवादी ही हो गया है ना, तो इस चलते हम उसको दिल से ही निकाल देना चाहेंगे। ऐसे लोगों का आप क्या करेंगे जो इस प्रकार की घटना करते हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं? क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि सजा अगर मिल जाए तो अच्छा बात है। आसमां के मुताबिक पाकिस्तानी जासूस एजाज 2.5 साल तक इसके साथ एक झूठी जिंदगी जीता रहा और ये उसे सच समझती रही। वो 2.5 साल तक इसे धोखा देता रहा और ये उस धोखे को सच मानती रही। और अब जब वो एजाज के बच्चे की मां बनने वाली है
तो सामने आया है उसका ये सच। शुक्रवार की शाम एक खुफिया जानकारी के बाद जब एसटीएफ की टीम ने एजाज को मेरठ में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया तो उसके खुलासे ने आसमा को सन्न कर दिया। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। एजाज, ये बताओ आप कब से आईएसआई के साथ काम कर रहे हो, कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। क्या काम करते थे, क्या क्या सूचनाएं देते थे, किस तरीके से उनसे बातचीत शुरू होती थी तुम्हारी? अभी तक तो कोई सूचनाएं नहीं दी इतनी खास। करते क्या थे, किस तरीके से बातचीत होती थी? मेरे साथ उनके साथ संपर्क स्काइप पे होता था, बात होती थी और याहू ईमेल आईडी पे। तो पाकिस्तान में आपको किसने मिलवाया था और क्या नाम था उस आदमी का जिससे मिले थे? मेरे को बिशारत ने मिलवाया था। ऊपर से मना है। किस नाम के व्यक्ति से? कितने दिन से काम कर रहे हो? 2-2.5 साल से। एसटीएफ के मुताबिक पाकिस्तानी जासूस एजाज ने बताया है कि आईएसआई उसे जासूसी के लिए 5,08,000 रुपए दे चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान में उसके परिवार को हर महीने 40 से 50,000 रुपए भी आईएसआई देती है। पूछताछ के दौरान एजाज ने इस बात का भी खुलासा किया है कि 2012 में वो आईएसआई के संपर्क में आया था और फिर उसे ट्रेनिंग देकर भारत भेजा गया। उसे वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड में तैनात भारतीय सेना की सीक्रेट इंफॉर्मेशन जुटाने और उन्हें आईएसआई तक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया और वो उसे बड़ी चालाकी से अंजाम भी दे रहा था। लेकिन किसी तरह भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लग गई और फिर इस पाकिस्तानी एजेंट का खेल खत्म हो गया। देखिए, एसटीएफ का ऑपरेशन था और एसटीएफ के ऑपरेशन में उन्होंने एक पाकिस्तान का नागरिक है जिसका नाम मोहम्मद एजाज उर्फ मोहम्मद कलाम सन ऑफ मोहम्मद इशाक, ये तारा मंडी चौक इरफानाबाद जो कि इस्लामाबाद में पड़ता है वहाँ का नागरिक है और इसका हाल पता दीवान खाना शाहाबाद बरेली का है और इसके पास से बरामद हुआ है भारतीय सेना का कुछ गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसटीएफ के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंट एजाज के पास से सेना के कई गोपनीय दस्तावेजों के साथ ही पश्चिम बंगाल में बना फर्जी वोटर आई कार्ड, बरेली के पते पर बना आधार कार्ड, दिल्ली मेट्रो का ट्रैवलर कार्ड और कुछ रुपयों के साथ ही दूसरे देशों की करेंसी भी मिली है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पाकिस्तानी एजेंट से गहराई से पूछताछ कर रही हैं ताकि इसके पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। सनसनी के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। मेरठ में पकड़े गए पाकिस्तानी एजेंट एजाज के खुलासे के बाद कोलकाता में भी आईएसआई के कुछ संदिग्ध एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और अब कहानी दिल्ली में गिरफ्तार देश के उस गद्दार की जो पैसों के लालच में बन गया था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट। पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआईएस के लिए भारत में जासूसी करते थे। इनमें से एक आरोपी का नाम कफैतुल्लाह खान है जबकि दूसरे का नाम अब्दुल राशिद। ये दोनों रिश्तेदार हैं। अब्दुल राशिद जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग में हेड कांस्टेबल है जो फोर्स से जुड़ी जानकारियां और अहम दस्तावेज कफैतुल्लाह खान को दिया करता था। 2012 से ये राजौरी में, जहाँ पे इसका होम टाउन ही है एक तरह से, वहीं पे ये इंटेलिजेंस विंग जो बीएसएफ की है उसमें काम कर रहा था। इसको टास्किंग की जाती थी और अकॉर्डिंगली ये फिर इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप, वाइबर, ईमेल के द्वारा अपने पाकिस्तानी हैंडलर को देता था। अब्दुल राशिद को कफैतुल्लाह खान की निशानदेही पर जम्मू कश्मीर के राजौरी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि जासूसी के इस रैकेट के तार दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन से जुड़े हो सकते हैं। पाकिस्तानी हैंडलर ने कैफुल्लाह को निर्देश दिया था कि आप यहाँ पे आइए पाकिस्तान, तो आपको ठीक से दोबारा ब्रीफ करके और कुछ रिसोर्सेज दिए जाएंगे, उसके लिए तुम पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई करो, पाकिस्तानी हाई कमीशन में हमारा आदमी तुम्हारी मदद करेगा। तो जब तुम पाकिस्तानी हाई कमीशन जाओगे तो हम तुम्हें बताएंगे, वो आदमी बाहर आके तुमसे मिलेगा
और तुम्हारी मदद करेगा। कफेतुल्ला खान को पुलिस ने 26 तारीख को दिल्ली के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक वो राजौरी के एक सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। इसके पहले 1999 में कफेतुल्ला बीएसएफ में कांस्टेबल पद के लिए सिलेक्ट हुआ था और एक बार जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए भी उसका चयन हुआ था, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। कफेतुल्ला खान जो है वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो है उसका एक हैंडलर है और 2013 में पूछताछ में उसने खुलासा किया कि 2013 में वो पाकिस्तान गया था, जहां से वो आईएसआई के जो एजेंट है उसके संपर्क में आया और संपर्क में आने के बाद वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को जानकारियां मुहैया करा रहा था। गुजरांवाला जो पाकिस्तान में है वहाँ पे इसके कज़न वगैरह रहते हैं, भाई वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे इसकी जो है आईएसआई हैंडलर जो था उसने इसको लालच दिया मॉनेटरी कंसिडरेशंस के लिए कि तुम हमारे लिए काम करो तो हम आपको पैसे देंगे। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि ये लोग झांसी में सेना के हथियार डिपो में सेंध लगाने की योजना बना रहे थे। अब्दुल राशिद को 7 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर ये जानकारी भी जुटाएगी कि भारत में इनके तार और किन किन लोगों से जुड़े हैं। बेहद ही दर्दनाक है ये कहानी है 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की, उस बच्चे की जिसे मोबाइल से सेल्फी लेना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन उसका यही शौक एक दिन बन जाएगा उसकी मौत का सबब, ये कोई नहीं जानता था। कैसे एक बच्चे की कहानी सेल्फी से सुसाइड तक जा पहुंची, ये आप भी देख लीजिए। मेरी वजह से मेरे पापा को बहुत बार शर्मिंदा होना पड़ा है, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे पापा, मम्मी, चाचा सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मैं उनके लिए कुछ ना कर सका। दिल को झकझोर देने वाली ये लाइनें एक सुसाइड लेटर की हैं। उस सुसाइड लेटर की हैं जिसे लिखने के बाद दिल्ली के रहने वाले 16 साल के तरुण ने अपनी जान दे दी, पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली और अब उसकी मौत के बाद गम में डूबे हैं उसके घर वाले। मौत से पहले लिखे अपने इस आखिरी खत में तरुण ने अपनी मौत की जिस वजह का खुलासा किया है, उसकी कहानी सुनकर हर किसी को बहुत रोना आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि तरुण की खुदकुशी के पीछे वजह है एक सेल्फी। वो सेल्फी जिसे उसने अपने मोबाइल फोन से खींचा था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि दोस्तों के साथ मस्ती में ली गई वो सेल्फी उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर देगी। आज मैं स्कूल में फोन ले गया था। मेरी गलती थी कि मैंने वो फोन क्लास में निकाल लिया और फोटो लेने लगा। पता नहीं किसने अनु मैम को बता दिया और मैं फंस गया। मुझे पता है कि टीचर की नजरों में मेरी इमेज बहुत खराब है, पर मैंने सुधरने की कोशिश की थी। तरुण के घर वालों के मुताबिक स्कूल टीचर को जैसे ही तरुण के पास मोबाइल फोन होने की भनक लगी, उसने उसे बहुत फटकार लगाई। इतना ही नहीं, उसे अपने घर वालों को स्कूल लाने के लिए कहा। स्कूल वालों की फटकार और घर वालों को स्कूल लाने की बात से तरुण डर गया। उसे लगा कि उसके मम्मी पापा स्कूल आएंगे तो उनकी बेइज्जती होगी, और इसी बात ने मासूम तरुण के दिल को छलनी कर दिया। वो बेचैन हो उठा और उसने सुसाइड लेटर लिखने के बाद घर में ही खुदकुशी कर ली। मौत से पहले लिखे सुसाइड लेटर में तरुण ने लिखा है कि अगर मेरे घर वाले या चाचा स्कूल जाते तो उन्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता। न जाने क्यों मेरे घर वाले मुझसे सारी आस लगाए हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मुझे किसी की मदद चाहिए। उसको या तो मेंटली टॉर्चर करा है स्कूल में, वो डिप्रेशन में रहा है, नहीं तो इस तरह कदम उठा ही नहीं सकता कभी भी। वो किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकता इस तरह का स्टेप। वो तो आप क्या मानते हैं कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए स्कूल पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। स्कूल पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। अगर स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता तो वो मेरे को कॉल कर दे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मेरा वहाँ स्कूल में मोबाइल नंबर उनके पास है। कोई भी बात होती है वो मेरे को कॉल करते हैं। तरुण बड़ा होकर एथलीट बनना चाहता था।
अभी चंद रोज पहले ही उसने दौड़ प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल करके मेडल जीता था। लेकिन जरा सी बात पर स्कूल में हुई सख्ती ने उसके मन को आहत कर दिया और उसने मौत को गले लगा लिया। तरुण के घर वाले अपने बेटे की मौत के लिए स्कूल प्रशासन को कसूरवार ठहरा रहे हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद ठहरा रहा है। स्कूल मैनेजर के मुताबिक तरुण के पास से मोबाइल जब्त किया गया था और उसके बाद तरुण को क्लासरूम की जगह स्कूल रिसेप्शन पर बैठा दिया गया था। परसों लंच ब्रेक पे इस बच्चे के पास 2 बच्चों के पास मोबाइल मिला। टीचर ने उनको नीचे बुलाया और प्रिंसिपल ने उनको कहा बच्चों आप मोबाइल है, उसने दिया मोबाइल। स्कूल एक सिस्टम है, मोबाइल रख लेता है और पेरेंट्स को बुलाता है और उनको पेरेंट्स को फिर मोबाइल हैंड ओवर करते हैं। उसी लिए उतना ही उस बच्चे के साथ हुआ था भी आप नेक्स्ट डे जब स्कूल आएँ अपने पेरेंट्स को साथ लेके आएँ, मोबाइल आपको नहीं आपके पेरेंट्स को हैंड ओवर किया जाएगा। सनसनी